ने अन्ना आंदोलन की सफलता के लिए अपना बंगला 1 रुपए के रेंट पर इस आंदोलन को दिया है, जहां से ये आंदोलन शुरू किया गया था। आज आप जिस जगह पे बैठे हुए हो, इस एड्रेस पे ये वही जगह है और आदरणीय और स्वर्गीय भिखुराम जैन जी, जो दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा से सांसद भी रहे हैं, ये उनकी जगह है। उनके सपुत्र हैं नरेंद्र जी। उनसे हमारी काफी लंबे समय से बात चल रही थी कि दिल्ली के अंदर बहुजन संगठनों के एकीकरण की दिशा में कदम उठाने के लिए और बिखरी हुई ताकत को एकजुट करने के लिए हमें एक ऐसे केंद्र की, एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां से हम दिल्ली के तमाम सैकड़ों और हजारों बहुजन समाज संगठनों को एक कर सकें, उनका एक मुख्यालय बना सकें, वहां से हम गतिविधि को अंजाम दे सकें और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तमाम तरीके की गतिविधियों का संचालन हम कर सकें। अंततः उनके भी दिमाग में ये बात हुई और आज आप देख भी रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कि इस आंदोलन की श्रृंखला में पहले SC/ST के लोग ही हुआ करते थे और SC/ST के लोगों की श्रृंखला में भी विशेष रूप से SC/ST तो हम लिखा करते थे, ST के लोग बहुत कम हुआ करते थे। SC के संगठनों के माध्यम से ही समाज को नई दिशा दी गई। धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया तो समाज के दूसरे तबकों के लोगों में भी इस आंदोलन से जुड़ने की इच्छा प्रकट की गई और आज ये खुशी की बात है कि देश के किसी भी हिस्से में आप जाकर के देख लें, जब तक बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब की फोटो बड़े से बड़े आंदोलन में नहीं लगती, जब तक उन आंदोलनों को अधूरा माना जाता है। किसान आंदोलन इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने है। और OBC के लोग भी बड़ी बाहुलता के साथ जय भीम के उद्घोष को करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 साल के अंदर देश के अंदर हालात ऐसे हुए हैं जिन हालातों की वजह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन सभी लोगों के दमन हुआ है, शोषण हुआ है और धीरे धीरे बाबा साहब के आंदोलन की तरफ सभी का रुख हुआ है। ये खुशी की बात है कि सब लोगों ने जय भीम कहना शुरू कर दिया है और सब लोग जो है एक छत के नीचे आने के लिए व्याकुल हैं। उनको जरूरत है एक प्लेटफार्म की, उनको जरूरत है एक नेतृत्व की। और इसी श्रृंखला में आज की इस मीटिंग का ये बताने के लिए कि इस जगह को, इस एड्रेस को हम आने वाले समय में इन बहुजन समाज के संगठनों का एकीकरण का एक मुख्यालय बनाना चाहते हैं, जहां से आप अपनी यूनियन, आप अपनी एसोसिएशन, आप अपने सामाजिक संगठन जो भी हैं उनका संचालन आप यहां से कर सकते हैं। आप यहां से इसको एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जिन सज्जन की ये जगह है, विस्तार से उनसे मेरी बात हुई, काफी उनके भी दिमाग और दिल में ये स्थिति थी और उनको ये लग रहा था कि क्या हम दिल्ली के SC, ST और OBC के समाज को इकट्ठा करने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया था कि अगर आप माइनॉरिटी के होने के नाते अगर 2 कदम बाबा साहब के मिशन की तरफ बढ़ेंगे और संविधान के मिशन की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी टीम है, हमारे समाज में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको हम जो है साकार कर सकते हैं और आपकी सोच को बल दे सकते हैं। तो आप सभी साथियों का, अलग अलग संगठन के लोगों का परिचय मेरे ख्याल से हम तभी कराएं जब वो भी उपस्थित हो जाएं। मैंने उनको कहा था कि हम आपको टेलीफोन करेंगे, आप हमारे बीच में आइएगा। तो उसी समय पे हम अपना परिचय सभी संगठनों के साथियों का कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको भी इस बात का आभास हो, उनको भी इस बात का पता लगे कि जो कदम हमने बढ़ाया है, जिस कदम की हमने पेशकश की है, वो निरर्थक जाने वाला नहीं है। इसके रिजल्ट आने वाले समय में अच्छे आएंगे और एक जो उम्मीद की जा रही है उस उम्मीद पे शायद हम खरा उतर पाएं। यही आज के इस मीटिंग के बुलाने का मेन उद्देश्य था। बहुत सारी चीजें हैं आज तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो, बेशक आप लोगों में से कोई साथी, उनका समर्थक यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दलितों के मामले में और बहुजनों के मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं सभी ने बहुत जम करके हमारा जो है शोषण किया है
और किसी ने भी कानूनी तौर पे जो चीजें करनी चाहिए उन चीजों पर कोई गौर नहीं किया। भाई हरनाम जी ने कार्टेल लगाई थी जिसमें 2015 से लेकर के 2020 तक दिल्ली सरकार का जो वार्षिक बजट पेश हुआ और उस वार्षिक बजट के पेश होने में जो सरकार की तरफ से ऐसी सब प्लान का पैसा एलोकेट किया गया उसकी डिटेल हमें प्राप्त हुई है और कितने % हिस्सा सरकार ने लगाया और आज भी कितना % हिस्सा सरकार हमारा दबाए बैठी है। आपस में जब उनकी खुंदकबाजी होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी के ऊपर आरोप लगाती है, बड़े बड़े बैनर लगा करके कि इतने 1000 करोड़ रुपए हमें चाहिए और उधर एमसीडी वाले सरकार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन दलितों का कितना मोटा पैसा ये खाए बैठे हैं, डकारे बैठे हैं, इसके लिए भी हमारी तरफ से कभी इस तरीके की आवाज दिल्ली प्रदेश के लेवल से नहीं उठी ताकि हम सरकार को ये कह सकें कि हमारे शैक्षणिक विकास के लिए, हमारे धार्मिक विकास के लिए, हमारे सामाजिक विकास के लिए जो एलोकेट बजट हुआ था उस बजट का हिस्सा हमें नहीं दिया गया। आज हमारी हिस्सेदारी का क्या हुआ इसके ऊपर आज तक कोई आवाज नहीं उठी। तो किन किन बिंदुओं के ऊपर आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा बननी है, किन किन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजों का आप जो है आज चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद भी कभी फुर्सत में होकर के दोबारा मीटिंग में कर सकते हैं। बाकी वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं और कैसे हैं उनके ऊपर आप में से कोई भी साथी अगर अपनी बात रखना चाहेगा। बीच में जिनकी मैं बात शख्सियत की कर रहा था, नरेंद्र जी जो जैन साहब हैं जिनका आवास पर बैठे हुए हैं हमारे बीच में मौजूद हैं और तालियां बजा करके आप सब लोग स्वागत करें। आप नरेंद्र भिक्खू राम जैन साहब पूरा नाम लिखते हैं, अपने पिताजी का नाम साथ में जोड़ करके। इन्हीं का ये जगह है जो इस समाज के लिए मुख्यालय बनाने के लिए इन्होंने हमें पेशकश की है और हम हृदय की गहराई से आपका शुक्रिया गुजार करते हैं और समाज के सभी लोग जो है आपके जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया और जिन उम्मीदों के साथ आपने हमें ये इतना बड़ा कदम उठाकर के जो पेशकश की है, ये आश्वासन देने के लिए भी हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि इस छत के नीचे फिलहाल जितने ये 50-60 साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वो शख्सियत हैं जो देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और इनके माध्यम से एकीकरण होकर के अगर हम दिल्ली में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक नया इतिहास राजनीतिक क्षेत्र में लिखने का दम रखते हैं। यही आज की मीटिंग का उद्देश्य था। तो जैन साहब, ये वो मूर्तियां हैं जो पिछले 30 वर्षों में दिल्ली के अलग अलग कोनों में लाखों लोगों की रैली आयोजित करती रही हैं और हमारे देश के संविधान के अंदर अमेंडमेंट नंबर 81, 82 और 86 हम लोगों की रैलियों की वजह से अमेंड हुआ। जब इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार दिल्ली के अंदर हुआ करती थी, केंद्र में हुआ करती थी, उस समय हमने 97 में संगठनों का गठन करके उसको झुकाने का काम किया और ये सारी टीम वही है। अब इसमें नए नए बहुत सारे साथी बने हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि वाल्मीकि समाज के साथियों ने धीरे धीरे आगे बढ़ करके इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। अंबेडकर जयंतियों को मनाना शुरू किया है, जय भीम बोलना शुरू किया है। मैं दिल की गहराई से उनका सबका स्वागत करता हूं और एक बार आप सब लोगों से कहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस आंदोलन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी यही है आज दिल्ली के अंदर कि इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हुए भी हमारे सफाई कर्मचारियों का क्या हाल हो रहा है। सफाई कर्मचारी गटर में गिर करके किस तरीके से अपनी जिंदगी और मौत के जूझ रहे हैं, कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारी अस्थायी रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं जबकि 240 दिन से ज्यादा किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में अस्थायी कर्मचारी को काम नहीं करना चाहिए और सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नूरा कुश्ती के बीच में जो दिल्ली का सफाई कर्मचारी है वो पिसता जा रहा है। कभी उसकी सैलरी नहीं मिलती, कभी उसको पक्का नहीं किया जाता और कभी कभी जब जितनी बार भी उनकी सीवर साफ करते हुए डेथ होती है उसमें जो है उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता। हमें कर्नल आर्यवीर साहब ने कम से कम 10-15 साल से इस बात के लिए कहा था, मुझे आज भी वो दिन याद है
कि कपिल जी दिल्ली के जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों को सही दिशा देने के लिए कोई संगठन आगे नहीं आएगा, तब तक शायद हम लोग एक सही रूप में दलित मूवमेंट को खड़ा करने में सक्षम अपने आप को नहीं हो पाएंगे। तो सफाई कर्मचारियों के बीच में एमसीडी की यूनियनों में जो 43 बड़े संगठन हैं, उनको सबको एकीकरण करने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारी कई सारी मीटिंग इस बारे में हो चुकी हैं। नेहरू पार्क में जो मंदिर है, वाल्मीकि मंद आश्रम है, वहाँ पर लगातार कई मीटिंगों का सिलसिला हुआ है। तो जैन साहब, ये एक छोटा सा प्रयास, जैसे आपके और हमारे बीच में बात हुई थी, क्योंकि बात यही हुई थी कि 30 के लगभग लोगों को बुलाना है, और गलती से 30 की बजाय 60 के लगभग हो गए। कोई बात नहीं, लोगों का प्यार आपके प्रति, आपकी सोच के प्रति, आपके सहयोग के प्रति और हमारे काम करने की दिशा के प्रति रहा है। इसलिए जितने भी साथी आए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 महीने के अंदर दिल्ली के सैकड़ों संगठनों को एकजुट करके हम उस दिशा में बढ़ेंगे जिस पे हमारी बात हुई थी। हम यहाँ पर दिल्ली में कई हजार, 10,000, 20,000 लोगों का एक सिलसिला शुरू करेंगे, और नवंबर 2021 हमारा टारगेट है, जिसमें हम 1 लाख लोगों की रैली रामलीला मैदान में करके दिखाएंगे। वहीं से दिल्ली की कायापलट होगी, वहीं से राजनीतिक दिशा तय होगी। आज हम कुछ भी नहीं बताने की स्थिति में है। अभी हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने सामाजिक संगठनों को पहले एकजुट करें, और उपजातियों में जो बटे हुए हैं, चमार, धोबी, खटी, वाल्मीकि, यो इस तरीके से उपवर्गीय शक्ति हमारी बिखरी हुई है, उसको हम कैसे एकजुट करें, उसका हम पूरा प्रयास इस 2-3 महीनों में मिलकर के करेंगे। और उसको प्रयास को करते हुए ओबीसी के साथियों को हमने आज विशेष रूप से नहीं बुलाया, माइनॉरिटी के भी साथी हमारे आए हैं। जो है ओबीसी के साथियों को भी अभी 3-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें काफी यादव समाज के लोग थे। लेकिन पहले हमने कहा कि पहले हम अपने घर को मजबूत करके एक काम शुरू तो करें, एक मुख्यालय के रूप में एक शुरुआत तो करें। उसके बाद में यहाँ डेली मेला लगेगा, डेली संगठनों के लोग आएंगे, डेली यहाँ से जो है काम बढ़ेगा। यहाँ पर इसी जगह पे सोशल मीडिया की टीम का काम भी यहीं से शुरू होगा कल, और यहीं से एक IT सेल भी बनेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर आएंगे, और IR सिंह जी आपकी सेवा लेते हुए और प्राचा जी की सेवा लेते हुए एक लीगल टीम भी यहाँ पर हर जगह मौजूद रहेगी। साथ ही हमारे बड़े भाई भी हैं, उम्र में भी 67 साल के हैं, उम्र में हमारे से सीनियर हैं। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। आदरणीय भिखुराम जैन साहब। सभी साथियों को पहले तो सबको नमस्कार। एक अंग्रेजी में कहावत है, जय भीम बोलते हैं, जय भीम, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा, जय भीम बोलने के कारण भी बताऊंगा। इससे पहले जीवन में अगर कुछ बनना है तो इतनी ताकत रख कि सामने खड़े होके बोल, इतनी ताकत रख कि सामने वहां से कुर्सी से यहाँ आया, आपके मध्य आया। आपके मध्य इसलिए आया कि मैं आपका मध्य, मैं आप ही में से हूं। जब बात हम करते हैं समाज की, जब हम बात करते हैं हम शोषण की, तो शोषित मैं भी हूं, शोषित मैं भी हूं। इसीलिए मेरा नाम माइनॉरिटी में लिखा जाता है, इसीलिए मेरा नाम उस श्रृंखला में लिखा जाता है जहां पर गणना बहुत कम है। आप तो फिर भी बहुत ज्यादा, आप तो फिर भी बहुत ज्यादा हो, जबकि दलित समाज अलग अलग नामों से, मुझे तो ये भी नहीं पता कितनी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा है। अभी बताया पार्चा जी ने 17%, हम तो -1%, 0.5% है, लेकिन शोषित है। शोषित क्यों है? क्योंकि हम सामना नहीं करते। मेरे को वकील साहब की बात बहुत अच्छी लगी, हमारे को भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी। क्यों निमंत्रण किया आप लोगों का? निमंत्रण इसलिए किया कि मैं अकेला पड़ा, मैं अकेला पड़ा हूं, लेकिन चाहता हूं कि आपका संगठन बने और आपकी ताकत और मेरी आवाज और मेरा जुनून मिलकर इस देश को बदल सके, इस देश को बदल सके। जब तक इस देश में उस गरीब का शोषण नहीं बंद होगा, मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर मेरा स्टेटस लिखा है, आजादी अभी अधूरी है। भाई साहब, सुनने वाली बात है, मैं लोगों को रोज कहता हूं, क्या तुम आजाद हो? और यहां इस परिसर में बैठे तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बताएं कौन आजाद है? किसी का हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि आजादी है ही नहीं, आजादी है ही नहीं। और जब तक इस देश में शोषण उन समाजों का बंद नहीं होगा,
आजादी नहीं होगी। महात्मा गांधी ने अपनी जान दी, राम राम कहकर चले गए, दलित समाज के लिए मरते मरते, और कहते गए कि एक राम राज आएगा। वो राम राज सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, वो राम राज होगा जब मेरे भाई ने कहा, अभी डॉक्टर साहब कह के गए, रोटी और नमक वाली बात। आपको बता के मुझे बड़ा गौरव होगा, मेरे पिताजी 1931 में जेल गए, देश की आजादी में, जब 16 साल की उम्र थी। अभी मेरे पास वो गाड़ी खड़ी है जिसमें महात्मा गांधी को बिठाकर वो सारी दिल्ली हुआ थे। 16 साल की उम्र, एक जुनून था। लेकिन उस वक्त माफी चाहूंगा, मैंने तो देखा नहीं कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फिसाद होता था, मैंने तो देखा नहीं कोई दलित होता था, कोई गरीब होता था, सब हिंदुस्तानी होते थे। ये राजनीतिक दलों ने पिछले 70 सालों में बांट दिया समाज को। एक सवाल आया आपके सामने कि मेरे अंदर ऐसा क्या जुनून पैदा हुआ जो मैं अपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को समाज के लिए दे रहा हूँ। यहाँ चौहान साहब बैठे हैं, इनको ये बड़े हमारे गुरुजी कहता हूँ मैं इनको। एक जुनून इसलिए है कि शायद 67 साल की मेरी उम्र है, लेकिन आप सबसे तेज चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, क्योंकि वो जुनून है मेरे अंदर कि कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये समाज ना बारंबार मिले, भीमराव अंबेडकर की बात लिए जा, अंबेडकर ना बारंबार। ये बातें मैं आपसे कोई लिखी नहीं कर रहा, तो मैं रट के नहीं आया, दिल से बोल रहा हूं। ये जो परिसर है, हाँ ये जरूर है, भाई ने कहा, अभी भाई साहब ने कहा कि देखिए राजनीति का अर्थ क्या है? नीति से राज। राजनीति का अर्थ नीति से राज। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक इनका अलग मंच है, इनका अलग मंच है, अलग अलग टूटे पड़े। अरे भाई एक मुट्ठी बन जाओ, बंद है तो मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मैं तो आप सबसे एक बात कहूंगा कि मैंने, ये कपिल साहब बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, यहाँ राजेश भाई, सोनू भाई बैठे हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत मीटिंग्स करी। मैंने एक ही बात करी, यार इस्तेमाल कर लो मुझे, इस्तेमाल कर लो मुझे, इसमें मेरा भला तो होगा ही होगा। और इस बात का जवाब मैं जरूर दूंगा वकील साहब कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे माफ करना, आप और आप और आप और आप और आप क्या दोगे मुझे? देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, आप तो मेरे साथी हो। एक अंग्रेजी में कहावत है, उसका इंग्लिश में बोलता हूं मैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी स्क्वायर फीट योर हाउस इज। ये जरूरी नहीं है कि आपका बंगला कितना बड़ा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मेनी फीट एंटर योर हाउस, कि उसमें कितने पैर उठते हैं, कितने पैर। तो मैं बड़ा गौरवान्वित हूं आज जो इतने लोग मेरे इस गरीब खाने में आए हैं। और अब तक गरीब खाना मेरा है भी नहीं, तो डीसी साहब का है। तो मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि जो मुझसे बनेगा मैं आपकी सेवा में हूं, और आपका लेकिन मुझे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। सिर्फ एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें अपना यहाँ पर बैठ के हम अगर बात करें कि उस सरकार ने ये किया, ये किया, ये किया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। हमें आगे की रणनीति बनानी है, हमें आपका एजेंडा बनाना है, और आगे क्या करना है बहुत सटीक। आने वाले चुनाव में हमारा दिल्ली की कॉर्पोरेशन के चुनाव 280 सीटों पर मैं समझता हूं, वकील साहब सर आपके सबकी इजाजत चाहिए, इसमें आपको जैसे भाई ने कहा कि हमारी ताकत इतनी है, मदाले हमारे बिगड़ को जीत जाए। अरे ये तो अभी कहा मेरे भाई ने कहा था कि इंसान, आपने कहा कि ये तो भगवान चल के आ जाएंगे, अगर इकट्ठे हो जाओगे भाई साहब, भगवान चल के आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।